हेलो एवरीवन। आज आप जुड़ चुके हैं यूट्यूब चैनल आस्क मी फी से। आप एक और चैनल से जुड़ सकते हैं यूट्यूब पे ही, मिश्रा फैन क्लब से। और एक और प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं गूगल प्ले स्टोर में ऐप आस्क मी फी नेम से ही। और आपको ये बताया था कि जो ये आस्क मी फी ये नेम है, ये नेम स्टूडेंट्स ने ही सजेस्ट किया था। और इन्हीं ग्रुप के नाम पे, इन्हीं लोगों के रिकमेंडेशन पे चैनल का भी नाम आस्क मी फी है। बीच में बहुत सारे वर्क में मैं बिजी हो गया था, मैं हो जाता, मैं क्या करूं। तो काइनेमेटिक्स का हमारा जो सीरीज चल रहा था उसमें जो लास्ट सीरीज था गेम ऑफ ग्राफ पार्ट 1 हुआ था, आज हम लोग करेंगे गेम ऑफ ग्राफ पार्ट 2। और आपको मैं आईआईटी मेडिकल इसके क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ। मैं आपको ऐसे टॉपिक्स करा रहा हूँ, इस वे में सिखाना चाहता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। और मैं आप सब में से किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि आप आकर के इस चैनल पे पढ़ लोगे तो कोई आप बड़े आईआईटीएन बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे। वो सब चीजें दिखावटी बातें मेरे से नहीं हो सकती। तो जो भी है नीट एंड क्लीन आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। बस मेरा एक ही कंसर्न है कि क्या आपके समझ में वो चीज आई जो मैंने समझाना चाहा। अगर आप बिल्कुल न्यू हो, अगर आप वीडियो देख रहे हो, समझ में आए, बिल्कुल देख लो कि एंड तक जाते जाते काइनेमेटिक्स एकदम एक एक चीज क्लियर हो जाएगा जितना मैं वीडियो अपलोड करूंगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो भी हो, प्लीज अपना टाइम किल मत करना। बहुत अच्छे अच्छे टीचर है, बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टीज है। आप जहां से भी आपको सीखने का ऑप्शन मिल रहा है प्लीज जाके सीख लो, बट अपना टाइम मेरे चलते किल मत करना। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और प्लीज आप यहाँ पे टाइम फंसा करके कुछ भी सोच करके जाओगे तो फिर आपको तकलीफ होगा, उससे मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, मुझे इस बात की तकलीफ होगी कि मैंने जो समझाया वो आपके समझ में नहीं आया। मतलब अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकती है, कमी हो, मुझे और इम्प्रूव करना होगा। क्योंकि मैं एक ड्रीम प्लान पे काम कर रहा हूँ कि सोसाइटी के बच्चों की जो माइंडसेट है उसको सही ट्रैक पे कैसे लाया जाए। और इसके लिए मैं 7th क्लास के बच्चों के लिए अपना एक ऐप आस्क मी फी पे मैं वीडियो लेक्चर बिल्कुल कंप्लीटली फ्री में अपलोड कर रहा हूँ, ताकि उन बच्चों को सिर्फ स्कूली एग्जामिनेशन से मेरा मतलब नहीं है। उनको ये सिखाना है कि जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें किस तरीके से सब्जेक्ट को सीखना चाहिए, हमें किस तरीके से इंजॉय करना चाहिए, हमें किस तरीके से उसमें घुल मिल जाना चाहिए कि लगे सब कुछ अपना है। मतलब मजा आना चाहिए, इंजॉयमेंट का जो अल्टीमेट लेवल है उस स्टडी में मिलना चाहिए। अगर ये छोटे छोटे बच्चों का माइंडसेट उस तरीके का हो जाए तो ये बच्चे खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि उन्हें आगे चल के इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सिविल सर्विस के लिए जाना है, डिफेंस फील्ड में जाना है, जनरल कंपटीशन के लिए जाना है, या सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए कुछ अपने लेवल पे कोई बिजनेस करना है। ये बच्चे खुद ही कर सकते हैं। हम लोग जितने भी हैं इनमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को देख करके अपना ड्रीम प्लान क्रिएट करते हैं। हमें ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। हालांकि आप तो मेरे से ज्यादा समझदार होंगे, अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, आपको भी लग रहा होगा यार टाइम पास करने। मैं आता हूँ टॉपिक पे। तो देखिए, गेम ऑफ ग्राफ का जो सेकंड पार्ट है आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसको समझिए आप क्या मतलब है। हाँ दोस्त, चलिए अब यहाँ से हमारा पार्ट क्लियर होगा, गेम ऑफ ग्राफ का पार्ट। अगर आप गेम ऑफ ग्राफ का पार्ट 1 अगर आपने देखा होगा तो कुछ आप वहां पे अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, आपको कुछ और क्लियर होगा। देखो क्या मतलब होता है ग्राफ का। ग्राफ का बेसिक मतलब होता है कि आपकी बातों को, आपके कॉन्सेप्ट को एक पिक्चोरियल फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया जाए। अब पिक्चर का मतलब ये नहीं होता कि डायग्राम बना बना के दिखाना है। पिक्चर का मतलब होता है कि इसमें हम एक पोजीशन टाइप से, कोऑर्डिनेट सिस्टम टाइप से कंसीडर करते हैं और इसके द्वारा प्रेजेंट करते हैं आपकी बातों को दूसरे के सामने। ये ग्राफ का बेसिक आइडिया है, ये मेरे अकॉर्डिंग। हो सकता है आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो जाए, ठीक है। अब जैसे मान लो
अगर आपने इसके लिए यार प्लीज मेरा पार्ट 1 जरूर देख लेना। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने अगर मैं एक एक्सिस कंसीडर कर रहा हूँ या कोऑर्डिनेट सिस्टम आप जिसको बोलते हो, यहाँ पे ले ले रहा हूँ। देखिए चलिए ठीक है, और मैंने अब इस एक्सिस को नाम दिया था, क्या नाम दिया था याद कीजिए, इसका नाम दिया था इंडिपेंडेंट एक्सिस, है ना, और इसका नाम दिया था डिपेंडेंट एक्सिस। दिस इज योर इंडिपेंडेंट एक्सिस, दिस इज योर इंडिपेंडेंट एक्सिस एंड दिस इज योर डिपेंडेंट एक्सिस, है ना। और अभी तक मैंने आपने काइनेमेटिक्स के ग्राफ की बात ही नहीं की है, क्योंकि अभी चलेगा। आपको तो मैं फील कराना चाहता हूँ कि ग्राफ का रियल मतलब जो अननोन स्टूडेंट है, छोटे हैं या जिनको अच्छे से आती भी हो, समझे। और वहां पे बताया गया था कि अगर आप एक लाइन कंसीडर कर लेते हो, कोई भी एक लाइन ले लो, जैसे आपने ये लाइन ले लिया था और टेन थीटा का कॉन्सेप्ट बताया गया था कि सर अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हो कुछ ऐसे, इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर हियर, तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो क्या कॉन्सेप्ट निकल गया था, टेन थीटा इक्वल टू, if this angle is theta and this is your y, this is your x, this is x axis and this is y axis. In this triangle, right angle triangle, what we observe tan theta is equal to y by x. tan theta को हम बोलते हैं y by x। अब क्या है न्यू, क्या है इसमें मिला, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। इसका मतलब ये था कि अगर आप एक और ट्रायंगल कुछ ऐसे कंसीडर कर लो यहाँ पे, तो इस वाले ट्रायंगल में बाबू मेरे देख लो कि ये जो थीटा एंगल है इस वाले ट्रायंगल के लिए भी कांस्टेंट है। एक और ट्रायंगल अगर आप मान लेते हो कुछ ऐसे, तो इस वाले ट्रायंगल के लिए भी थीटा कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या निकला कि अगर आपका थीटा कांस्टेंट है तो गारंटी टेन थीटा भी कांस्टेंट होगा। एंड टेन थीटा कांस्टेंट है मतलब क्या y कांस्टेंट है? नहीं। क्या x कांस्टेंट है? नहीं। तो फिर कांस्टेंट क्या है? लेफ्ट साइड में कांस्टेंट तो राइट में भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो y बाई x का रेशियो है ये कांस्टेंट होना चाहिए। y बाई x का रेशियो जो है ये कांस्टेंट होना चाहिए। तभी y बाई x का रेशियो कांस्टेंट कैसे हो सकता है? तो कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जिस तरीके से अगर आप x में चेंज करो तो उसी तरीके से y में चेंज होना चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिए कि फॉर एग्जांपल कोई एक वैल्यू गिवन है x बाय y, ध्यान से समझिए, तो y बाय x, सपोज यू हैव अ वैल्यू हियर y बाय x, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 2y बाय 2x? बोलिए, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 5y बाय 5x? इसका मतलब क्या निकल गया है? ये सारी वैल्यू तो y बाय x के ही तो इक्वल है, तो y बाय x तो कांस्टेंट हो गया ना एक तरीके से। तो सिमिलरली यहाँ भी कुछ ऐसी ही बातें हो रही है, y बाय x कांस्टेंट होगा, ना कि x कांस्टेंट होगा, ना कि y कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट का मतलब है फिक्स वैल्यू। तो अब x किस डायरेक्शन में है बाबू? x इस डायरेक्शन में है। y किस डायरेक्शन में? y इस डायरेक्शन में। तो कॉन्सेप्ट क्या निकला? कॉन्सेप्ट ये निकला कि अगर x में चेंज कर रहे हैं आप, तो सर उसी तरीके से y में भी चेंज होगा। उसी तरीके से का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं, उसी तरीके से का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं बताइए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि जो y होगा, y ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, तो जिस तरीके से x में चेंज करोगे उसी तरीके से y चेंज होगा। जैसे इसको हम क्या करते हैं, कुछ और मान लेते हैं। देखो, अगर मैंने लिखा y इक्वल टू kx,
तो जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो आप क्या करते हो, कांस्टेंट यहाँ पे राइट डाउन करते हो और इक्वल करने के लिए, समझ में? तो इसका मतलब क्या निकला कि केक की वैल्यू कांस्टेंट है तो कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 समथिंग। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं दोस्त, y बाय x इज इक्वल टू के? सोचो, और इस वाले ट्रायंगल से पता चल रहा है कि y बाय x तो tan थीटा है, तो tan थीटा क्या हो गया बाबू, के बन गया। सोचिए, अब सारी कहानी आ गई tan थीटा की। आपको पता है कि tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, यस, एंड tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। बहुत बेसिक चीज है ये, आप कोई भी क्लास को आप सीखो, इसको समझो। और एक चीज और आपको सीखना है कि सामने वाले को समझाना कैसे है। नॉलेज जरूर गेन कर लेना है, ठीक है? अगर आपको नॉलेज हो गया तो आप किसी को सामने वाले को पढ़ा सकते हो, बता सकते हो, ताकि नॉलेज का ट्रांसफर होता है। अगर हमने भी कहीं से सीखा है तो आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप भी कहीं से सीखिए, या तो यहाँ से या कहीं से, और दूसरे को समझाएं, सिखाएं, उसको आगे बढ़ाएं। चलिए आइए नेक्स्ट पार्ट क्या करते हैं। तो ये सारी वैल्यूज कॉन्स्टेंट है, 0 1 बाय रूट 3 1। अगर मैंने tan 60 डिग्री लिखा तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी निकल के आती है, रूट 3 निकल के आती है। तो आप बताइए, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं tan 0 डिग्री तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 0। समझ में? देखिए देखिए सबको, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू दोस्त कितना है, 0। इफ आई राइट हियर tan 45 डिग्री, डायरेक्ट लिखते हैं, ज्यादा टाइम किल नहीं करेंगे। tan 45 डिग्री तो वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1 इक्वल टू हो गया k। tan 60 डिग्री ले लो, वैल्यू कितनी निकल के आ गई, दैट्स योर रूट 3। इसका मतलब क्या हो गया, k हो गया। क्या कुछ बात समझ में आ रही है? तो k की वैल्यू सिर्फ एक नहीं, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। और हमें पता है कि tan 90 डिग्री की अगर हम बात करें तो अनडिफाइंड हम कह लेते हैं, इनडिटरमिनेट कह लेते हैं tan 90 डिग्री पे। तो मतलब वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहां से हम मैक्सिमम इसी बीच में, हम y एंड x के बीच में हम इस एंगल को कंसीडर करने जा रहे हैं। अब इस कॉन्सेप्ट का आप यूज करके देखिए क्या किया हमने, ध्यान से समझिएगा। सपोज आई कंसीडर अ ग्राफ हियर, एक ग्राफ आपने कंसीडर कर लिया डार्क लाइन से, जैसे तो कुछ ऐसे बना लिया। सोचिए क्या होने वाला है, ये x ये y, और यहाँ पे कलरफुल आप लाइन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से एक लाइन कुछ ऐसे बनाया, कलरफुल लाइन आप बना सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। सेकेंड लाइन हमने कुछ ऐसे बनाया, थर्ड लाइन कुछ और बना लीजिए दोस्त, थर्ड लाइन रेड ले लीजिए, फोर्थ लाइन कुछ और आप ले सकते हैं, येलो कलर ले लीजिए, फिफ्थ कोई और लाइन ले लो, चलो व्हाइट ले लेते हैं, ज्यादा नहीं टाइम पास करेंगे, व्हाइट ले लिया। क्या देखने को मिल रहा है, आपको क्या लग रहा है इसमें, क्या गिवन है? अगर ये x है ये y है तो आप कहीं भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, कहीं भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। मान लो कि हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, अपने मन से, आपकी ड्यूटी बनती है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप खुद सोचिए ना, इतना तो आपको आता होगा। हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ले लिया, मान लीजिए बिल्कुल परपेंडिकुलर हमने ले लिया। चलिए ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, ये एंगल बन गया 90 डिग्री। आप कोई भी एक ट्रायंगल लेकर के देख लो, कोई भी एक ट्रायंगल लेकर के देख लो, आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देख लो। अब जैसे अगर ये व्हाइट कलर वाला जो ट्रायंगल है ना, तो
व्हाइट ट्रायंगल के लिए हमेशा के की एक फिक्स वैल्यू होगी, इस येलो कलर के लिए के की एक अलग फिक्स वैल्यू होगी। ऐसा नहीं है कि जो इस वाले के लिए होगी वही इसके लिए होगी, नहीं, क्योंकि थीटा बदल रहा है। इसके लिए मान लो थीटा 1 है, इसके लिए थीटा 2 है, इसके लिए थीटा 3 है, इसके लिए थीटा 4 है, इसके लिए थीटा 5 है। अब मन में डाउट कहां से आता है कि सर थीटा कहां से कब लेना है, ये बताओ। थीटा हमेशा हम लेते हैं, ये जो बेस एक्सिस है, इंडिपेंडेंट एक्सिस है, यहां से एंटी क्लॉकवाइज मैनर में थीटा लेना है। किधर लेना है? एंटी क्लॉक। जैसे जो वॉच होती है ना, घड़ी की सुई कैसे घूमती है, क्लॉक उसको बोलते हैं, तो उसके अपोजिट एंटी क्लॉक। और हमेशा बेस लाइन से एंटी क्लॉक चलेंगे। हमने यहाँ बेस लाइन से एंटी क्लॉक की बात की है। अब जैसे बेस से हमने एंटी क्लॉक लाइन की बात की, तब थीटा आप कंसीडर कर लो। तो आप बताओ कि ब्लैक कलर के लिए थीटा 5 क्या होगा? कम होगा। ये वाला जो है कलर, ठीक है, इस वाले के लिए थीटा 4 उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। और थीटा 3 के लिए थीटा क्या होगा? थोड़ा सा और ज्यादा। येलो कलर के लिए थीटा क्या होगा? थीटा 2 के लिए और ज्यादा। और सबसे ज्यादा होगा थीटा 1 के लिए। समझ में आया? और हमें पता है कि थीटा की वैल्यू इंक्रीज करे तो टेन थीटा भी इंक्रीज करता है। कैसे? तो देखिए, वैल्यू 0 डिग्री पे 0 था, याद करो, देखो 0 डिग्री पे 0 था, 30 डिग्री पे 1/√3, 45 डिग्री पे 1, 60 डिग्री पे 3। तो थीटा की वैल्यू इंक्रीज करा रहे हो, टेन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी। और ये टेन थीटा किसके इक्वल है? के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या निकल के आया? के भी आपका इंक्रीज करेगा। और के किसके इक्वल है दोस्त? देखो, के है वाई बाई एक्स के इक्वल है। आपका वाई बाई एक्स जो होगा, ये y बाई होल टर्म, नॉट ओनली y, नॉट ओनली, ये कंप्लीट आपका इंक्रीज करेगा। तो ये तो हमने आइडिया लिया कि जब थीटा की बात कर रहे हैं y एंड x ग्राफ पे, तो क्या होने वाला है, y एंड x कोऑर्डिनेट पे तो क्या होने वाला है। अब मैं आपसे पूछूं, क्या बताइए कि थीटा किसका ज्यादा है? तो थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों? थीटा 1 इज greater than theta 2 is greater than theta 3 is greater than theta 4 is greater than theta 5। yes, बिल्कुल। तो क्या मैं और ऐसा लिख सकता हूँ? tan theta 1 is greater than tan theta 2 is greater than tan theta 3 is greater than tan theta 4 is greater than tan theta 5, of course. And we can also write here k, in terms of k, k1 is greater than k2, k1 is greater than k2, k2 is greater than k3, k3 is greater than k4, k4 is greater than k5. We can also write here y by x1 means ratio of y and x is greater than y by x2 is greater than y by x3 greater than y by x4 is greater than y by x5। अब यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके मन में मैं नहीं हूं दोस्त, तो जबरदस्ती मैं क्यों बोलूं कि पढ़ा दिया, समझ में ही आ जाएगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो प्लीज आप लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप सोच के ही आए कि नहीं भाई हम कुछ भी नहीं समझेंगे, तो भाई तो मेरे पास क्या, ऊपर वाले के पास भी सोल्यूशन आपका नहीं है, आप जाके चेक कराओ। चलो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग अपने माइंडसेट को दूसरी दुनिया में लेके चलते हैं। एक और नई दुनिया बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलस। क्या कहते हैं? कैलकुलस कहते हैं। तो जब, अच्छा, जो नए बच्चे हो ना, छोटे छोटे बच्चे, उनको थोड़ा सा टफ लगे, कोई बात नहीं बाबू, एक दिन कभी कैलकुलस का वीडियो डालूंगा ना, कभी, अभी नहीं, टाइम लगेगा तो अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये जो y बाई एक्स है ना, आपने बोला ना जैसे जैसे x चेंज हुआ वैसे y, तो यहाँ पे एक टर्म लिखते हैं, इसको डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा का मतलब होता है लार्ज चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है? लार्ज चेंज। चलो छोटे बच्चे भी थोड़ा सा समझ लेंगे। डेल्टा का मतलब क्या होता है? लार्ज चेंज।
और यहीं पे अगर मैं लिख दूं छोटा सा डी लिख दूं ना, तो इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज। स्मॉल मतलब बहुत छोटा चेंज, वेरी स्मॉल चेंज बाबू आप लिख सकते हो, दिस इज कॉल्ड स्मॉल चेंज। अभी के लिए ज्यादा नहीं डिटेल में जाऊंगा। अच्छा एक बात बताइए, कहीं पे लिखा डेल्टा वाई, तो इसका मतलब क्या है? लार्ज चेंज इन वाई लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे हम लार्ज चेंज इन वाई, लार्ज चेंज इन वाई लिख देंगे। सिमिलरली डेल्टा एक्स का मतलब क्या होगा? लार्ज चेंज इन एक्स लिख सकते हैं। अच्छा एक और स्टेप ले लो, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं डी वाई, तो बताओ डी का मतलब क्या था दोस्त? स्मॉल चेंज, तो क्या बोलेंगे? स्मॉल चेंज इन वाई, स्मॉल चेंज इन वाई। Suppose I write here dx. What is this? A small change in x. A small change in x. बिल्कुल परेशान मत होना, परेशान हो गए तो फिर आपके लिए लाइफ नहीं बनी, परेशान होने वालों के लिए लाइफ नहीं बनी दोस्त। चेंज इन एक्स, बहुत पैसे रखना होता है, और हमेशा मुस्कुराओ यार, हंसते रहो, है ना। अपनी लाइफ दूसरे के हाथ में प्लीज कभी मत देना, नहीं तो पूरी लाइफ रोते रह जाओगे। तो प्लीज अपने आप को है ना सही डायरेक्शन में हमेशा बैलेंस करके चलिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है इसको हम एक साइड में रख लेते हैं इस तरीके से। चलिए ये वाला जो पार्ट है इस तरीके से इधर की तरफ हो गया, इसको और ऊपर लेके जाओ। चलो भाई, हाँ दोस्त चलो ये आ गया हमारा। इतना बस एक कॉर्नर में एक शॉर्ट रिव्यू नोट्स के लिए आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। ये वाला पार्ट, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? y बाई एक्स का मतलब क्या था? चेंज था कि x में आपने जैसे चेंज किया तो y में कुछ चेंज हुआ। तो क्या मैं इसी चीज को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स वन। सोचो, डरो मत, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स टू? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स थ्री? क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स फोर एंड ग्रेटर देन डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स फाइव? आप ये लिख सकते हो। तो ये क्या था? लार्ज चेंज की बात हो रही थी, बड़े बड़े चेंज की बात हो रही थी। अगर मैं छोटे चेंज की बात करूं तो अब बताइए, क्या मैं इसको लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स वन? बोलो, क्या मैं इसको लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स टू? क्या मैं लिख दूंगा डी वाई बाई डी एक्स थ्री? क्या मैं इसको लिख दूंगा डी वाई बाई डी एक्स फोर? यस, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो फील हो रहा होगा दोस्त, डी वाई बाई डी एक्स फाइव। समझ में आया? अब सोचिए, अब एक और लाइन आपको आता हूँ मैं। ये जो dy बाई जो dx होता है ना, ये जो dy बाई जो dx लिखा हुआ है, इसको एक नेम दिया गया, इसको बोला जाता है स्लोप। क्या बोला जाता है? स्लोप बोला जाता है। अब स्लोप का मतलब क्या होता है, आपको शायद उस वीडियो में मैंने बताया है, एक बार आप वहां पे रीड कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। मतलब वीडियो को प्लीज आप कनेक्ट करके देखते रहिए। हालांकि एक मेरे से गलती हुई है कि मैं बहुत लंबा गैप ले लिया, इसके लिए आप दिल से सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन अब वो चीजें जल्दी जल्दी मैं फिनिश करके आपको प्रेजेंट कर। तो dy बाई डी एक्स, इसको स्लोप कहते हैं। स्लोप का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए क्या होता है। जैसे ये मान लो तुम्हारे पास ग्राउंड है ना, ग्राउंड मतलब बेस लाइन। ग्राउंड का मतलब बाबू मेरे बेस लाइन की बात हो रही है, ये आपका एक बेस लाइन गिवन है। अगर इसी बेस लाइन पे एक और मैं व्हाइट कलर ले लेता हूँ, बहुत प्यारा सा एक व्हाइट कलर में ले लिया, थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा लेना, तो हम कुछ ऐसे ले लेंगे। इसी पे अगर हम ये ले लें व्हाइट कलर की लाइन यहाँ तक, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या देखने को मिल रहा है? हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये जो व्हाइट कलर की जो लाइन है, ये इसी रोड पे, इसी जो सपोज करो, इसको हम क्या कौन सा कलर बोल सकते हैं भाई? पता नहीं यार, ये तो लड़कियों को पता होगा जो भी कलर, मुझे समझ नहीं आ रहा।
क्या बोल सकते हैं इसको, ठीक है आसमानी कलर मान लो, मानने में क्या जा रहा है, जो भी बोलना है, ठीक है, हमने ये ले लिया, ठीक है, लाइट ब्लू जो भी बोलना है बोल। तो क्या आपको दिख रहा है दोनों एक ही लाइन पे ऐसे लाई कर रहे हैं, चिपके पड़े हैं एक दूसरे के साथ, समझ में आ रहा है? जब ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपके पड़े हैं, इसका मतलब क्या, दोनों जस्ट लाइक पैरेलल हो। तो पैरेलल दो जब लाइंस पैरेलल हो तो उनके बीच में एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री। कितना एंगल बना, 0 डिग्री। तो ये तो था केस नंबर 1 था, जब दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। अब केस नंबर 2 में हमने क्या किया, ध्यान से देखेंगे, जो हमारी ये कलर है, ये वाली कलर, थिकनेस भी अगर हमने कम कर दिया अच्छे से, और यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, बेस लाइन, फिर से बाबू वहीं रखना है बेस लाइन, और इस बेस लाइन पे इस बार व्हाइट कलर को हमने थोड़ा सा टिल्ड कर दिया। टिल्ड इन द सेंस आप समझ सकते हैं मेरे कहने का मतलब क्या है। अगर इस वाले लाइन को अब धीरे धीरे मैं यहाँ से ऊपर की तरफ उठाने लग जाऊं, तो क्या वो लाइन कुछ ऐसे कहीं भी हो सकता है, हमने यहाँ तक मान लिया, आ गया। तो मतलब क्या है कि ये लाइन, इस व्हाइट कलर की जो लाइन है, बेस लाइन से कितने डिग्री एंगल पे इनक्लाइन हुआ, मतलब इसको हिंदी की लाइन बोलते हैं तिरछा हुआ। इस लाइन से, इस बेस से कितना एंगल ऊपर की तरफ उठ गया, कितना इसका ढलान एक तरीके से हो गया, जैसे यहाँ इसको ढाल कहते हैं अपने यहाँ की लैंग्वेज में, कितना ढलान हुआ। तो यहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन हुआ, जिस एंगल को हमने बोल दिया एंगल थीटा। क्या बोल दिया, एंगल थीटा बोल दिया। समझ में आया? अब इसी थीटा की tan वैल्यू ले लो, क्या ले लो, tan थीटा। थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, आप कुछ भी ले सकते हो। तो हमने इसको बोल दिया tan थीटा, और इसी tan थीटा का नाम बोल दिया गया, स्मॉल m से डिनोट कर दिया गया, और हम लोग इसी को बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं वो, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। मतलब कितने डिग्री एंगल पे आप उस बेस लाइन से इंक्लाइंड हो गए, उस एंगल के tan थीटा की वैल्यू को ही हम लोग बोलेंगे स्लोप। अब आप एक बात बताइए, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये लाइन पहले कहीं इधर आया होगा, फिर और ऊपर और ऊपर और ऊपर? इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब है कि धीरे 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 क्या हो रहा है, वाई ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। अगर आप एक्स भी थोड़ा सा राइज, आप यहाँ के लिए ले लो, आप यहाँ के ले लो, यहाँ के ले लो, कहीं भी ले लो। समझ में आया? तो छोटे से अगर आप चेंज की बात करते हो, एक्स में हल्का सा चेंज किया तो वाई में क्या चेंज हो गया, ये आइडिया देता है dy बाई dx का। यही तो था वो कैसे यार, अगर मैं इसको y मान लूं और इसको अगर मैं x मान लूं, इसी y को अगर मैं छोटा सा dy मान लूं, इसी को मैं इसको dx बोल लूं, इसी को मैं डेल्टा y बोल लूं, इसी को मैं डेल्टा x बोल लूं, अब देखो ये परपेंडिकुलर बन गया और ये बेस बन गया। तो बताओ मेरे दोस्त, क्या tan थीटा जो है यहाँ पे dy बाई dx बनेगा? तो ये हमारा एक नया टर्म आ गया, dy बाई dx। dy बाई dx बोलिए या tan थीटा बोलिए या स्मॉल m बोलिए, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। क्या बोलेंगे, स्लोप बोलते हैं। पहले इतनी बातें सारी समझ में आई। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो गए, तो अब यहाँ से अब आपके लिए आसान होगा एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, ईटी ग्राफ, काइनेमेटिक्स के ग्राफ को समझना। तो अब मैं यहाँ तक आपको रहने दे रहा हूँ, इसको आप अच्छे से पहले समझ लीजिए। अब जो नेक्स्ट जो ग्राफ आने वाला है वो थोड़ा सा होगा काइनेमेटिक्स का, कि अभी तक अब जो मैथमेटिकली सब मैथमेटिक्स का पार्ट है, मैंने अभी अब तक काइनेमेटिक्स की बात ही नहीं की है, मैथ की बेसिक बातें कर रहा हूँ। अब वहां पे जब कराऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। और थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए और आप टाइम दीजिए, एक लाइन और मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको समझाना चाहता हूँ, इसको समझ लीजिए ताकि आपके लिए और आसान हो जाएगा। जैसे मान लो कि अगर मैं ग्राफ लाइन कुछ ऐसे ले लूँ दोस्त, ग्राफ लाइन हमने कुछ ऐसे ले लिया, सोचो ये बन गया हमारा, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम ने मान लिया, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और कर्व लाइन हमने कुछ ऐसे मान, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है दोस्त, आपकी मर्जी है, लाइफ आपकी है, आपके हाथ में सब कुछ है, आपको जैसे जीना जियो। तो हमने कुछ ऐसे एक लाइन बनाया, अब देखो क्या हो रहा है। इस लाइन के बहुत मायने हैं, कैसे, थोड़ा समझिए इसको, और इजी बनाने के लिए इसको और अच्छे से बनाना।
ताकि आपको हल्का सा भी दोस्त कंफ्यूजन ना हो। ये वाला हमने ऐसे बना दिया, तो क्या होने वाला है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़े से के लिए कि सर अगर कुछ ऐसा मान लें, इस पॉइंट पे अगर हम लाइन ड्रॉ करें कुछ ऐसे, देखो तो यहाँ पे टचिंग हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ कुछ ऐसे, तो किसी और पॉइंट पे टच कर रहा है ये लाइन। अगर मैं कुछ यहाँ पे ले लूँ कुछ ऐसे, ये किसी और पॉइंट पे टच कर रहा है, तो क्या मतलब निकला? क्या आपको ऐसा फील हो रहा है दोस्तों कि सर अगर मैं इस पॉइंट की टचिंग से यहाँ पे इसको अगर ऐसे मिला दूं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और ये बन गया एक नया थीटा 1। यहाँ से अगर मैं बात करूं, अगर इसको मिला दूं ऐसे करके, तो इस वाले ट्रायंगल के लिए थीटा 2 बन गया, और यहाँ से अगर मैं मिला दूं तो इस वाले ट्रायंगल के लिए थीटा 3 बन गया। इसका मतलब क्या निकला? क्या थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 सब सेम है? नहीं। ग्राफ लाइन देखिए भाई, ये ग्राफ लाइन, तो एक ही ग्राफ लाइन के हर एक डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 सब वेरी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जब भी आप कर्व लाइन बनाओगे, तो कर्व लाइन पे थीटा 1 इज नॉट इक्वल टू थीटा 2 इज नॉट इक्वल टू थीटा 3 होगा। आप जो भी लेना है ले लो। तो क्या मैं थीटा 1 के बदले अगर मैं लिख दूं tan थीटा 1 is not equal to tan theta 2 is not equal to tan theta 3, तो कोई गलत नहीं किया हमने। अच्छा, क्या मैं इसी को ले लूं कि सर ये y/x1 is not equal to y/x2 is not equal to y/x3? बिल्कुल सही है। क्या मैं इसी को dy/dx बोल सकता हूँ? कि ऊपर हमने tan लिख ही रखा है, तो dy/dx at 1 is not equal to dy/dx at 2 is not equal to dy/dx at 3। इसका मतलब क्या निकला कि जो हमारा m1 है स्लोप m2 के इक्वल नहीं होगा और ना ही m3 के इक्वल होगा। मतलब क्या निकला? हर एक पॉइंट पे स्लोप वेरी कर रहा है। मतलब जो हमारा इंक्लाइनेशन इस बेस से ऐसे था ना, प्लेन पे ऐसे था, देखिए ऐसे था एकदम पैरेलल, अब वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे है, ऐसे ऐसे बदलते जा रहा, बदलते जा रहा, बदलते जा रहा। ये काम हम करेंगे काइनेमेटिक्स के केस में बिल्कुल डिटेल में। तो आप ध्यान रखिएगा कर्व लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है उसका स्ट्रेट लाइन का क्या कॉन्सेप्ट है, हम दोनों वहां पे अच्छे लेवल से डिस्कस करेंगे। और जब क्वेश्चन बनाएंगे हमारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।